पिछले भाग में आपने सुना कि पायल सुहाग रात को ही राज के करीब आने से ही डर जाती है। राज उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लाख समझाने के बावजूद भी उसका डर खत्म नहीं होता और वो जोर से चीख पड़ती है। कहानी के पहले भाग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अब आगे। पायल के इस तरह चीखने से घर के लोग जाग गए और राज भी शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा कि शायद नई जगह के कारण अपसेट है, इसीलिए उसने इस बात को हल्के में और उसके करीब न जाकर वह सोफे पर सो गया। पायल को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि उसका तरीका गलत है, लेकिन वह क्या करती। जैसे ही राज उसके करीब आ रहा था, उसे उस रात की घटना याद आ जा रही थी। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और सोने की कोशिश करने लगी। रात यूं ही बीत गई। सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा दरवाजे पर खटखट करते हुए आवाज़ें दी जा रही थी। उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने छोटी ननंद चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी। उसने अंदर आकर चाय की ट्रे रखी और जैसे ही उसकी नज़र सोफे पर सोए हुए भाई पर पड़ी तो पल भर के लिए वह चौंक गई, लेकिन फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। पायल इस बात को समझ गई कि अब इस बात को लेकर कई तरह की बातें होगी, लेकिन अब वह भी कर भी क्या सकती थी। वह जल्दी से उठी और बाथरूम जाकर नहा धोकर तैयार हो गई। तब तक उसके सास भी आ गई थी। वो पायल को कुलदेवी पूजन के लिए बुलाने आई थी। कुलदेवी के पूजन के बाद उन्होंने घर के सारे बड़ों को प्रणाम करने को कहा। पायल ने हल्का सा घूंघट कर रखा था। उसने घर के सभी बड़ों को प्रणाम किया और वापस अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसकी छोटी ननंद रश्मि ने कहा, भाभी आपने पापा के पैर तो छुए ही नहीं। सॉरी, मैं उन्हें देख नहीं पाई। कहाँ है वो? कहते हुए उसने अपनी निगाहें चारों ओर दौड़ाई। तभी उसकी नज़र दरवाजे के पास खड़े अपने ससुर जी पर पड़ी, जो अपनी मूंछों पर हाथ फिराते हुए उसे ही देख रहे थे। जैसे ही पायल ने उन्हें देखा तो उसे अपने ननिहाल के उस अधेड़ दरिंदे की याद आई और वह घबराकर चीखते हुए अपने कमरे में चली गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर घर के सारे लोग हक्के बक्के रह गए। तभी राज की माँ ने भी हैरान परेशान होते हुए कहा, रात में भी इसी तरह बहू के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। आखिर यह हो क्या रहा है? तभी रश्मि ने कहा, पता नहीं क्या बात है मम्मी, लेकिन जब मैं चाय लेकर भाभी के कमरे में गई तो मैंने देखा भैया सोफे पर सोए थे। क्या कह रही है तू? आखिर पहली ही रात ऐसी क्या बात हो गई कि आगे के शब्द जानबूझकर उन्होंने अधूरे छोड़ दिए। पायल सारे दिन अपने कमरे में ही रही। जैसे तैसे रात हो रही थी। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। घर के सारे लोग खाना खा चुके थे। रश्मि ने आकर उसको खाना खिला दिया था, लेकिन राज का कोई अता पता नहीं था। पायल बिस्तर पर आंख बंद किए लेटी हुई थी। उसका दिल बार बार धड़क रहा था कि न जाने आज क्या होगा। वह अपने आप को मन ही मन सांत्वना दे रही थी कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि अपने डर को ख़त्म कर सकूं। घर के सारे लोग सो चुके थे। राज जब कमरे में आया तो उसने देखा पायल सोई है, लेकिन उसके हाव भाव से यह साफ दिख रहा था कि वह सोने की एक्टिंग कर रही है। अपनी पत्नी का यह रूप उसे बड़ा प्यारा लगा। उसने अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर उसके पास बैठ गया। उसने बड़े प्यार से उसका माथा चूम लिया। लेकिन यह क्या? राज ने देखा पायल पसीने पसीने हो रही थी। घबराहट के मारे उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। डर के मारे उसकी आंखें फैल गई थी। उसने अपने आप को राज से दूर करते हुए खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। मगर क्यों? राज मन ही मन सोच रहा था। ये आज के युग की पढ़ी लिखी लड़की है,
क्या उसे पति पत्नी के संबंधों के बारे में कुछ मालूम नहीं है जो वो ऐसा व्यवहार कर रही है? साथ ही उसे इस बात का भी डर सता रहा था कि कहीं कल की भांति आज भी न चीखने लग जाए। उसे मन ही मन अब क्रोध आने लगा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और कहा, मुझे प्यास लगी है, शायद रश्मि पानी रखना भूल गई है, जाओ मेरे लिए किचन से पानी ले आओ। पायल ने जल्दी जल्दी हामी सर हिलाया और वह दरवाज़ा खोलकर किचन में पानी लेने चली गई। वह पानी लेकर किचन से बाहर आई कि तभी उसने देखा राज का भाई सुशांत भी अपने कमरे से बाहर निकला। शायद वह भी पानी लेने आया था। क्योंकि सारे लोग सो चुके थे, इसीलिए हर जगह की लाइट ऑफ थी। अंधेरे में जैसे ही पायल की नज़र सुशांत पर पड़ी, उसके हाथ पैर कांपने लगे। पानी का जग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह नहीं चाहते हुए भी चीखने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर फटाफट सबके कमरे की लाइट जल उठी और सभी अपने कमरे से बाहर निकल आए। उधर राज भी घबराया हुआ बाहर निकल चुका था। सबने देखा पायल एक कोने में खड़ी थर थर काँप रही थी और सुशांत हक्का बक्का खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तब तक राज पायल के करीब पहुंच चुका था। उसने उसे हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्लाई क्यों? लेकिन घबराहट के मारे पायल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह पसीने पसीने हो चुकी थी। राज की माँ ने अपने बेटे सुशांत से पूछा, अब वह तो कुछ बता नहीं रही, तू ही बता कि हुआ क्या है? पता नहीं माँ, भाभी को क्या हुआ, मैं तो अपने कमरे से पानी पीने के लिए बाहर निकल रहा था। भाभी किचन से पानी का जग लेकर निकल रही थी। अचानक से उन्होंने मुझे देखा और जोर से चिल्लाने लगी। सुशांत भी आश्चर्यचकित था। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की का दिमाग सही नहीं है? राज की माँ ने अपना माथा ठोकते हुए कहा, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो? राज की माँ नई जगह है उसके लिए, हो सकता है वह अचानक से सुशांत को सामने देखकर डर गई हो। राज के पिता ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। अपने पति की बात सुनकर वह खामोश तो हो गई, लेकिन न जाने क्यों उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पायल को कमरे में ले जाने के बाद राज खुद से पानी लेकर आया। दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, आखिर तुम्हें हो क्या जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिल्लाने की बीमारी है तुम्हें? उसकी ओर से कोई जवाब नहीं पाकर आगे बढ़ा और बड़े प्यार से उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, आखिर तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? लेकिन जवाब देने के लिए पायल होश में थी कहाँ। वह तो बेहोश होकर राज की बाहों में झूल चुकी थी। अब राज भी सचमुच हैरान और परेशान हो चुका था कि आखिर क्या बात है। इसके इस तरह डरने और चीखने के पीछे कोई ना कोई बात जरूर है, लेकिन क्या? उसने बेहोश पायल को बिस्तर पर लिटाया और खुद भी बिस्तर पर लेटकर उसके इस बर्ताव के बारे में सोचने लगा। उसने अपने भावी जीवन को लेकर ना जाने कितने सपने सजाए थे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। राज एक एक घटना के बारे में बड़ी गहराई से विचार कर रहा था। पायल का उसके पिता को देखकर चिल्लाना, उसके करीब आने से डर जाना और अब अंधेरे में सुशांत को देखकर चिल्लाना, आखिर इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? रात भर राज इसी सोच में डूबा रहा कि आखिर कोई ना कोई बात तो है जिसकी वजह से पायल इस तरह का व्यवहार कर रही है। इसी तरह लगभग 15 दिन बीत गए, लेकिन पायल के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह किसी भी अनजान पुरुषों को देखकर घबरा जाती थी
हार कर राज ने अपनी माँ से कहा, माँ क्यों ना हम एक बार किसी मनोचिकित्सक से मिलकर बात करें। हो सकता है इसके मन में किसी बात का डर हो जिसकी वजह से यह इस तरह डरी डरी रहती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस अभी यही कमी तो रह गई थी। अरे मैं तो कहती हूँ हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लड़की वालों ने अपनी पागल लड़की हमारे मत्थे मढ़ दी है। राज की माँ गुस्से से लाल पीली होते हुए बोली, आप भी कैसी बातें करती है माँ। पायल पागल नहीं है, बस इसके इस व्यवहार के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। मैं वही वजह मालूम करना चाहता हूँ और हम इसके मम्मी पापा से भी जरूर बात करेंगे, शायद वहाँ से भी कुछ पता चल सके। राज ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, लेकिन उनका क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। वह पैर पटकती हुई वापस किचन में चली गई। पायल अपने कमरे में बैठे ये सारी बातें सुन रही थी। मन ही मन वह डर भी रही थी कि न जाने अब आगे क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि राज और उसके घर वाले उसे पागल करार देकर वापस उसे मायके पहुंचा दे। यदि ऐसा हुआ तो उसके मम्मी पापा पर क्या गुजरेगी। यह सोच सोचकर वह पसीने पसीने हो गई। तभी राज अपने ऑफिस का बैग लेने के लिए कमरे में आया और उसने पायल को इस तरह पसीने पसीने देखा तो उसके पास आया और बोला, घबराओ मत, माँ थोड़ा गुस्सा जरूर करती है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी इन दिनों जो घर के हालात चल रहे हैं इसमें उनका क्रोधित होना कुछ गलत भी तो नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द तुम्हें किसी अच्छे साइकास्टिक से दिखा सकूं। इतना कहकर राज कमरे से निकल गया और फिर बहुत जल्द राज को दिल्ली के ही मेंटल असाइलम के एक बड़ी डॉक्टर शिल्पी के बारे में पता चला और वो उसे लेकर शिल्पी के पास आ गया। प्रेजेंट टाइम डॉक्टर शिल्पी ने बड़े धैर्य के साथ पायल की सारी कहानी सुनी और फिर एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे मन की हालत मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन अतीत की उन घटनाओं को हमेशा अपने दिलो दिमाग में बैठा कर रखोगी तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ डॉक्टर, जैसे ही मैं किसी पुरुष को उसी हाव भाव में देखती हूँ तो मुझे उस रात की घटना याद आ जाती है और मैं बुरी तरह घबरा जाती हूँ। पायल ने रोते हुए कहा, देखो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब इन बुरी यादों से वापस बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर डॉक्टर शिल्पी ने पल भर के लिए उसे देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा कि क्या तुम्हारी सारी बातें मैं तुम्हारे पति से बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी इन हरकतों के पीछे की वजह उन्हें बतानी होगी। लेकिन अगर उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया तो हो सकता है तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाए। डॉक्टर की बात सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वो भी इस बात को अच्छी तरह जान रही थी कि कोई भी इंसान यह जानकर कि उसकी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार हो चुका है उसके साथ जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करेगा। उसे इस तरह रोता देखकर डॉक्टर शिल्पी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, पहले मैं तुम्हारे पति के मन की था लेने की कोशिश करूंगी। अगर वे सारे हालातों को समझते हुए तुम पर दोषारोपण नहीं करेंगे तब तो मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगी, वरना एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं कोशिश करूंगी कि भले ही मुझे झूठ बोलना पड़े लेकिन कम से कम तुम्हारा घर बस जाए। अगले ही पल डॉक्टर शिल्पी ने मेज पर रखी हुई घंटी बजाई, जिसे सुनकर कमरे में गार्ड आया। डॉक्टर शिल्पी ने उससे कहा, बाहर मिस्टर राज खड़े हैं, उनसे कहो डॉक्टर ने बुलाया है। आप ही राज सर है, अंदर आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही है। गार्ड ने जाकर राज से कहा।
राज तेजी से डॉक्टर के केबिन में गया। उसने देखा रो रो कर पायल की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने उसके बगल में बैठते हुए डॉक्टर शिल्पी से पूछा, मेरी पत्नी ने आपको सारी बातें बता दी डॉक्टर? डॉक्टर शिल्पी ने राज की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोली, हाँ, मेरी काउंसलिंग हो चुकी है। आपकी पत्नी के इस व्यवहार के पीछे का रहस्य मैं जान चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ कहूँ इससे पहले मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूँगी। जी बिल्कुल, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकती है, राज ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर शिल्पी की आंखों में चमक आ गई। उसने बड़े गंभीर स्वर में कहा, मान लीजिए मिस्टर राज कि अगर आपको पता चले कि अतीत में आपकी पत्नी के साथ कोई बुरी घटना घटी हो जो शायद अच्छी ना हो, लेकिन क्या आप यह जानने के बाद आप अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? डॉक्टर की बात सुनकर राज कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, अगर उन घटनाओं में लड़की की कोई गलती ना हो तो भला उसे दोष या सजा देकर क्या फ़ायदा? वह तो निर्दोष है। ऐसे में उसे सहारे और विश्वास की ज़रूरत होती है। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा मिस्टर राज, लेकिन मैं अभी अपने एक पेशेंट के साथ घटी घटना बताती हूँ। हालांकि मुझे आपसे यह शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हालात को देखते हुए मुझे आपसे बतानी ही होगी। इतना कहकर पल भर के लिए डॉक्टर शिल्पी खामोश हो गई। फिर अगले ही पल उसने अपने गहरी नज़रें राज पर टिकाते हुए कहा, मेरी एक पेशेंट के साथ कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती की थी और शादी के बाद जब यह बात उसके पति और ससुराल वालों को पता चली तो उन सब ने उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया और उसके पति ने भी उसे तलाक दे दिया, क्योंकि वह ऐसी लड़की से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने सही किया? डॉक्टर की बात सुनकर पल भर के लिए राज भी खामोश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने कुछ सोचते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। उस घटना में उस लड़की का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी लड़के वालों से यह बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि हर लड़का अपनी पत्नी को वर्जिन चाहता है और उस लड़के के परिवार वाले किसी कलंकित लड़की को बहू क्यों बनाएंगे? राज की बात सुनकर जहां एक और पायल पर बिजलियां गिर पड़ी, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर शिल्पी एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर शिल्पी ने बेहद कड़वे शब्दों में कहा, तो मिस्टर राज, वर्जिनिटी सिर्फ लड़कियों के लिए जरूरी है क्या? क्या लड़कों के लिए चरित्र का कोई मापदंड नहीं होता है और लड़कियों के चरित्र को सिर्फ उसके शरीर के 2 इंच के हिस्से से ही क्यों मापा जाता है? ये सही है क्या? डॉक्टर की बात सुनकर राज खामोश हो गया। और फिर यह तथाकथित समाज ये क्यों भूल जाता है कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला भी कोई मर्द ही होता है? अरे, जिस लड़की के साथ सारे समाज को सहानुभूति होनी चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, वही उन दुष्कर्मी को तो माफ़ कर देता है, लेकिन एक लड़की पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। सॉरी डॉक्टर, आप कहना क्या चाहती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे साफ साफ बताएं। काउंसलिंग में आपने मेरी पत्नी के डरने की क्या वजह निकाली और क्या वह ठीक हो सकती है? प्लीज़, मैं इधर उधर की बातों की बजाय मैं ये जानना चाहता हूँ। राज ने थोड़ा अपसेट होते हुए डॉक्टर से कहा। डॉक्टर शिल्पी के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने एक नज़र पायल को देखा और फिर एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर राज, मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी पत्नी के साथ बहुत गलत हुआ है और उन्हीं की घटनाओं का असर इनके दिलो दिमाग पर आज भी है, जिसके कारण ये आपके साथ पर्सनल संबंधों से घबराती हैं और बाहरी पुरुषों को देखकर डर जाती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राज के होश उड़ गए। पल भर के लिए तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे। वहीं दूसरी ओर पायल रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ी थी।
राज डॉक्टर शिल्पी की बातें सुनकर हैरान रह गया। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी के डरने की वजह इतनी भयानक हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पायल बुरी तरह घबरा जाती है। वो डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो सच्चाई जानने के बाद विजय उससे अपना रिश्ता ही तोड़ ले। यदि ऐसा होता है तो वो क्या करेगी? घबराहट के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो रोती हुई निशब्द राज के पैरों पर गिर पड़ी। इस बात से सारे लोग बिल्कुल अनजान थे कि राज की मां दरवाजे के पास खड़ी सारी बातें सुन चुकी थी। डॉक्टर के केबिन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिरकार इस गहरे सन्नाटे को डॉक्टर शिल्पी ने ही तोड़ते हुए कहा, देखिए, फिलहाल आपकी पत्नी को मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जो इन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करेगी। अपनी दवाइयाँ अपने पास रखिए डॉक्टर, अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? चुपचाप घर चल। राज की माँ ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा और राज का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे बाहर लेकर चली गई। जाते जाते जितनी नफरत के साथ उन्होंने पायल की ओर देखा, उसे देखकर डॉक्टर शिल्पी की भी रूह कांप गई। वो इस बात को अच्छी तरह समझ गई कि सच्चाई जानने के बाद अब पायल के ससुराल वाले किसी भी कीमत पर उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। डॉक्टर शिल्पी एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक औरत भी थी। उसे पायल की हालत का अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था। अचानक वह उठी और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर बाहर निकल गई। उसने जाते हुए राज को पीछे से आवाज़ दिया, मिस्टर राज, प्लीज़ 1 मिनट इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। राज असमंजस में था। उसकी माँ ने कसकर उसका हाथ पकड़ रखा था और खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। बाहर काफ़ी लोग थे और राज नहीं चाहता था कि किसी बात का तमाशा बने। इसीलिए उसने आंखों ही आंखों में अपनी माँ से खामोश रहने को कहा और हाथ छुड़ाकर डॉक्टर शिल्पी के पास आ खड़ा हुआ। देखिए मिस्टर राज, एक तो आपकी पत्नी के साथ पहले बहुत अन्याय हुआ है और उस पर अगर आप इसका साथ नहीं देंगे तो इस बेचारी का क्या होगा? आप तो एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं। प्लीज़ इसकी हालत पर गौर कीजिए और इसका साथ दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर शिल्पी ने पायल को राज के साथ जाने का इशारा किया। बिना कुछ कहे राज ने पायल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चला गया। डॉक्टर शिल्पी भारी मन से उसे जाता हुआ देखती रही। फिर उसने एक ठंडी सांस ली और वापस अपने केबिन में चली गई। ना जाने क्यों उसे आज अपना अतीत बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके दिलो दिमाग में बार बार यही सवाल उठ रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार अग्नि परीक्षा सिर्फ और सिर्फ एक औरत को ही देनी पड़ती है, और तो और स्त्रियों को उस जुर्म की भी सज़ा भुगतनी पड़ती है जो उसने किया भी नहीं होता है। वह खुद भी तो एक ऐसे गुनाह की सज़ा भुगत रही थी जिसे उसने किया भी नहीं था। अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछते हुए डॉक्टर शिल्पी ने अपने पास से एक तस्वीर निकाली और उसे चूमते हुए सीने से लगाकर रो पड़ी। डॉक्टर शिल्पी यूं तो सारी दुनिया का इलाज करती थी, लेकिन आज तक वह खुद अपने टूटे हुए दिल का इलाज नहीं कर पाई थी। वो सोच रही थी कि मैंने अपने आप को तो किसी तरह संभाल लिया, लेकिन क्या पायल अपने आप को संभाल पाएगी?
पायल अपने कमरे में डरी सहमी सी चुपचाप बैठी हुई थी। कमरे के बाहर से आती हुई राज की माँ की आवाज़ें उसे और डरा रही थी। देख राज, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मेरे घर में ऐसी कलंकनी के लिए कोई जगह नहीं है। इतना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, मैं तो छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को। राज की माँ चिल्लाए जा रही थी। लेकिन माँ, जरा यह भी तो सोचो कि इसमें इस बेचारी का क्या दोष है। इसके साथ तो खुद ही इतना बड़ा अन्याय हुआ है। राज ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। खबरदार, जो तूने उस कलमुही का नाम दोबारा लिया, मैं कहती हूँ अभी के अभी उसे मायके छोड़ कर आओ। अपनी माँ की दहाड़ सुनकर राज भी खामोश हो गया। देखो राज की माँ, इतने बड़े फैसले इस तरह नहीं लिए जाते। अरे कुछ सोचने समझने का मौका तो दो। जरा यह भी तो सोचो कि क्या होगा इस लड़की का। भगवान न करे कहीं हमारी बच्ची के साथ कुछ हो गया होता और लोग उसके साथ और हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते तो कैसा लगता। राज के पिता ने अपनी पत्नी को समझाने की एक नाकाम कोशिश की। खबरदार, जो मेरी बेटी की तुलना ऐसी उल्टा के साथ किया। अपनी पत्नी की दहाड़ और फटकार सुनने के बाद भी राज के पिता ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना राज की माँ, क्योंकि तुम भी एक औरत हो और तुम्हारी भी एक बेटी है। क्या तुम आए दिन समाचार पत्रों और टीवी में नहीं देखती कि लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है? इसमें भला उन लड़कियों का क्या कसूर? मैं दुनिया की बात नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे अपने खानदान पर दाग नहीं लगाना है। इस लड़की को इसके बाप के घर छोड़ कर आइए और इसके साथ ही उनसे पूछिए कि उन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। राज की माँ का क्रोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन पर पागलपन का दौरा आ गया हो। राज की स्थिति तो पहले ही दयनीय हो रखी थी। वह सोच नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या करे। एक मन करता था कि भला इसमें पायल का क्या कसूर। वहीं दूसरी ओर जब जब उसे इस बात का ध्यान आता कि इसके साथ एक नहीं बल्कि कई लोगों ने बलात्कार किया है, तो उसका मन विचलित हो जाता। कमरे के अंदर पायल की स्थिति ऐसी हो रखी थी मानो वह फांसी के तख्ते पर खड़ी हो, जहां किसी भी पल आदेश होते ही उसके प्राण ले लिए जाएंगे। तभी उसने कमरे में एक आहट सुनी। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली तो देखा सामने उसका पति राज खड़ा था। पायल का हृदय किसी सूखे पत्ती की तरह कांप रहा था कि तकदीर अब उसे क्या रंग दिखाने वाली है, और 7 फेरे लेकर उसकी रक्षा करने का वचन लेकर आने वाला उसका पति न जाने अब वो क्या फैसला लेने वाला है। एक और जहां उसकी अंतरात्मा यह कह रही थी कि उसके साथ हुए हादसे में भला उस मासूम का क्या कसूर, लेकिन दूसरे ही पल उसका खुद का हृदय सवाल कर बैठा कि क्या वह खुद पूरे मन से उसे अपना सकेगा। कमरे में पायल के पास जाते हुए उसके पैर मानो मन भर के हो गए थे। राज को कमरे में आते देख पायल का हृदय सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इस लेकिन के आगे उसे कुछ और समझ नहीं आ रहा था। इस तरह उसे छोड़े जाने पर वह दुनिया वालों को क्या जवाब देगी? दुनिया वाले तो बाद में पूछेंगे, सबसे पहले वह अपने पापा को क्या बताएगी? अपनी माँ को दिए गए वचन के कारण वह अपने पिता से भी अपने साथ हुए बलात्कार की घटना छुपा गई थी और अंदर ही अंदर पल पल घुटती और मरती रही थी। लेकिन अब वापस लौटकर अपने पिता को लौटने की वजह क्या बताएगी और सारी सच्चाई जानने के बाद क्या होगा? सारी बातें सोच सोचकर पायल का दिमाग मानो फटा जा रहा था।
और आखिरकार इस भयंकर तनाव की वजह से वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे इस तरह बेहोश देखकर राज बुरी तरह घबरा गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। अपनी बहू को बेहोश देखकर भी राज की मां का पत्थर दिल नहीं पसीजा। उसने एक नफरत भरी नजरें उस पर डाली और अपने कमरे में चली गई। राज के पिता जल्दी से पानी लेकर आए और पानी के छींटे पायल के मुंह पर मारते हुए उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही उसे होश आया, राज ने सबसे पहले उसे दवाइयाँ खिलाई और उसे आराम करने को कहा। पायल भी अपने पति की मजबूरी समझ रही थी, इसीलिए उसने आराम करने के बजाय अपने कपड़े समेटने शुरू कर दिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद पैकिंग करना, राज ने कहा। क्या फ़ायदा, आखिर जब मुझे इस घर से जाना ही है तो बेहतर होगा जितनी जल्दी चली जाऊं। लेकिन जाने से पहले एक विनती है आपसे। अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए पायल ने कहा, तुम्हें जो भी कहना है निसंकोच कहो। राज ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरे पिता और बाकी लोगों को मुझे छोड़ने की कुछ भी वजह बता दीजिएगा। हो सके तो मुझे पागल करार दे दीजिएगा, लेकिन मेरे साथ हुए हादसे को मत बताइएगा, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद शायद इसे मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। या तो उनके प्राण चले जाएंगे या फिर वह मेरी माँ और मेरे ननिहाल वालों को जान से मार देंगे। पायल ने अपने दिल के दर्द को अंदर ही अंदर दबाते हुए राज से कहा। वह बुरी तरह टूट गई थी। इधर राज सोच रहा था कि कैसी लड़की है ये, अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, बल्कि यह आज भी अपने ननिहाल वालों और अपनी माँ के भविष्य की चिंता कर रही है। आज तक राज ने बदले की भावना पर सिर्फ कहानियाँ ही पढ़ी थी या फिर फिल्मों में ही देखा था, लेकिन आज वह बदले की भावना में और प्रतिशोध की आग में जलाई गई एक निर्दोष को अपनी आंखों से देख रहा था। बदले की भावना में और झूठे अहंकार में लोग इतने जल्लाद बन जाते हैं कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने में उन्हें जरा भी झिझक या तकलीफ नहीं होती। राज और उसके पिता बड़े दुख के साथ पायल को निहार रहे थे। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि राज बाहर निकलकर देखता कि कौन है, उसे अपनी माँ की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। कमरे के अंदर ही पंचायत चलती रहेगी या इस मनहूस को घर से बाहर भी निकालोगे? मैंने गाड़ी बुलवा ली थी और अब गाड़ी आ चुकी है, इसे जल्दी से लेकर जाओ। पायल ने एक बार डबडबाई नज़रों से अपने पति और ससुर की ओर देखा और अपना सूटकेस उठाकर कमरे से बाहर निकलने लगी। उसकी स्थिति देखकर राज और उसके पिता का दिल भी भर आया था, लेकिन दोनों परिस्थितियों के आगे मजबूर थे। जाने से पहले आखिरी बार पायल ने अपनी सासू माँ के पैर छूने चाहे, लेकिन उसकी सास ने अपने पैरों से उसे एक जोर का धक्का दिया और कहा कि अब दोबारा अपना मनहूस चेहरा हमें कभी मत दिखाना। राज के पिता का हृदय सचमुच रो पड़ा था किसी निर्दोष लड़की के इस अपमान पर, लेकिन वह अपनी पत्नी का स्वभाव भी अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए फिलहाल उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। उन्होंने राज को एक किनारे से ले जाकर समझा दिया था कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए पायल को मायके में छोड़ दो। धीरे धीरे कोशिश करके मैं तुम्हारी माँ को समझा बुझा लूँगा, फिर तुम उसे यहाँ ले आना।
राज भी इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि यह अब नामुमकिन है, लेकिन इन हालात में वह पायल को अपने साथ रख भी नहीं सकता था। इसीलिए उसने उसे मायके पहुंचा देना ही बेहतर समझा। इधर जैसे ही राज पायल को लेकर रवाना हुआ, वैसे ही उसकी माँ ने जहर बुझे शब्दों में अपनी बेटी से कहा, मेरी बात सुन, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना। एक उल्टा और मनहूस लड़की के इस घर में आ जाने से पूरा घर अपवित्र हो गया है। अपनी माँ की बात सुनकर रश्मि ने पूजा घर से गंगा जल लाकर आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़काव करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर राज के पिता का तो दिल कर रहा था कि वह अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दे, लेकिन उसके बाद होने वाले हंगामे से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। इसीलिए वह खामोश होकर अपने कमरे में चले गए। पायल का मायका उसके ससुराल से काफ़ी दूर था। जाहिर था कि घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाती। रास्ते में गाड़ी रोककर राज ने उसे कुछ खा लेने को कहा, लेकिन पायल ने इनकार कर दिया। देखो पायल, तुमने मुझसे वचन लिया है कि मैं तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को तुम्हारे परिवार वालों से नहीं बताऊं, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद भी मेरा साथ देना होगा। यदि तुम खाना पीना नहीं खाओगी और खुद को इस तरह बेहाल करोगी, तो शायद हार कर मुझे सारी बात तुम्हारे पापा को बतानी पड़ेगी। राज ने कड़े शब्दों में पायल से कहा। उसकी बात सुनकर नहीं चाहते हुए भी पायल ने बेमन के साथ खाना खा लिया। और आगे क्या होने वाला है, इस बात की आशंका से भयभीत होने लगी। राज ने उसे खाना खिलाने के बाद उसकी दवाइयाँ भी खिला दी और खुद भी वो सोच में पड़ गया कि पायल के घर वालों पर क्या बीतेगी जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि उनकी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ा जा रहा है। फिलहाल तो राज खुद भी इस बात का कोई निर्णय नहीं ले रहा तो पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका एक मन जहां पायल को निर्दोष मानते हुए उसे अपनाने की बात कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उसका हृदय उसके साथ हुए हादसे को याद करके उसे अपनाने से रोक रहा था। फिलहाल तो कुछ समय के लिए इसे इसके मायके ही छोड़ देता हूँ मैं, इससे मुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा और शायद इस बीच पापा माँ को भी समझा दे। यही सोचकर राज ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली और पायल की ओर देखा जो पत्थर बनी बैठी हुई थी। गाड़ी तेजी के साथ भागती चली जा रही थी। शायद घंटे भर बाद वह घर भी पहुंचने वाले थे। राज ने घड़ी में समय देखा, रात के 10 बजने वाले थे और लगभग घंटे भर वे लोग घर पहुंचने वाले थे। राज ने एक बार अपनी पत्नी की ओर देखा जो किसी जीवित लाश से कम नहीं लग रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर उसके साथ हो रहे अन्याय राज का मन हाहाकार कर उठा। उसकी भी आंखें भर आई थी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और फिर आखिरकार उसकी मंजिल भी आ ही गई। दरवाजे पर बज रही घंटी की आवाज़ सुनकर पायल की माँ ने कहा, अब इतनी रात को कौन आया होगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, तुम रुको मैं देखता हूँ। इतना कहकर पायल के पिता राकेश जी उठे और दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाजे में बने होल से उन्होंने बाहर झांका तो वहाँ अपनी बेटी और दामाद को पाकर आश्चर्यचकित हो गए और बहुत खुश भी हुए। अरे सुनती हो, देखो तो कौन आया है। राकेश जी ने खुशी से कांपती हुई आवाज़ में अपनी पत्नी को आवाज़ दी। अपने पति की बात सुनकर नीलिमा जी भी तेजी से भागती हुई आई और जैसे ही अपने बेटी और दामाद को इतनी रात गए दरवाजे पर देखा तो पल भर के लिए बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल एक अनजानी सी शंका ने उन्हें घेर लिया।
अरे अब खड़ी खड़ी मुंह देखती रहोगी या इन्हें अंदर भी बुलाओगी? राकेश जी ने प्यार से अपनी पत्नी को झिड़की देते हुए कहा। हाँ हाँ, अंदर आओ बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? नीलिमा जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। सब ठीक तो है ना दामाद जी? आप लोगों ने अपने आने की सूचना भी नहीं दी। वैसे भी हम लोग विचार कर ही रहे थे कि अगले हफ्ते तक बिटिया को यहाँ लिवा लाए, लेकिन अच्छा हुआ आप अपने साथ ले आए। इसी बहाने आपका भी आना हो गया। जी सब ठीक है, बस इन दिनों पायल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब चल रही थी, इसीलिए मम्मी पापा ने कहा कि थोड़े दिन के लिए इसे मायके छोड़ आऊं। जगह बदलने से शायद इसकी तबीयत भी सुधर जाए। राज ने अपने ससुर से कहा। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि वह सच्चाई उन्हें बताए, क्योंकि उनके चेहरे पर आई रौनक और खुशी को देखकर उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। क्या बीतेगी एक पिता पर जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी को उसके ससुराल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है, वह भी एक ऐसे गुनाह के लिए जिसे उसने किया ही नहीं। क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो और किस सोच में डूब गए? चलो अब मुंह धो लो और खाना खा लो। माफ़ कीजिएगा, हम लोगों ने रास्ते में रुककर खाना खा लिया था। अरे अब इन्हें आराम भी करने दो, सारी बातें अभी कर लोगे क्या? देखते नहीं कितने थके हुए हैं ये दोनों। वैसे भी आधी से ज़्यादा रात तो हो चुकी है। चलो बच्चों, तुम लोग आराम करो। इतना कहते हुए नीलिमा जी उन दोनों को उठाकर दूसरे कमरे में ले गई और आराम करने को कहा। नीलिमा जी अपनी बेटी दामाद को कमरे में छोड़ तो आई थी, लेकिन उनका मन किसी अनजानी आशंका से घिर गया था। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि अचानक से इतनी रात गए राज उनकी बेटी को यहाँ लेकर आया है? ना तो आने की कोई सूचना दी, ना इससे पहले ही किसी तरह की कोई बात हुई है। भगवान करे सब कुशल मंगल हो। यही सोचते कब उनकी आंख लग गई पता भी नहीं चला। सुबह किचन में हो रही खटपट की आवाज़ सुनकर जब उनकी आंख खुली तो वह तेजी से उठकर रसोई में गई। देखा पायल चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। अरे तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अच्छा जा, तू जाकर हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। नीलिमा जी ने अपनी बेटी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। उसका मुरझाया हुआ चेहरा और सूजी हुई आंखें बता रही थी कि कुछ भी ठीक नहीं है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पागल लड़की ने अपने पति को सब बता दिया है? अगर इसने ऐसा किया है तब तो सर्वनाश सुनिश्चित है। क्या हुआ भाई, आज सुबह की चाय मिलेगी भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी और दामाद के आने की खुशी में पति को भूल गई? राकेश जी ने रसोई में आकर अपनी पत्नी से कहा। अपने पति की बात सुनकर नीलिमा जी की चेतना मानो वापस लौटी। अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए उन्होंने चाय का कप अपने पति के हाथों में पकड़ाया और बोली, हाँ खुश क्यों नहीं होंगी? आखिर पहली बार मेरी बेटी और दामाद मेरे घर आए हैं। इतना कहकर उन्होंने 2 और कप में चाय डाली और लेकर अपनी बेटी दामाद के कमरे की ओर चली गई। राज भी जाग चुका था और बाहर गार्डन में टहल रहा था। उसे भी अपनी सासू माँ के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही थी और वह उनके मन की हालत समझ रहा था। ये लो बेटा, चाय पियो और चलो जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं फटाफट नाश्ता बनाती हूँ। नीलिमा जी ने राज से कहा और अंदर जाने लगी। तभी राज ने उन्हें आवाज़ देते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बातें तो होती ही रहेगी, लेकिन चलो पहले कुछ खा पी लो। तुम दोनों ने रात में भी कुछ नहीं खाया था।
नीलिमा जी ने राज को बड़े प्यार से कहा, मुझे अभी तुरंत वापस लौटना होगा मम्मी जी, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। राज की सर्द आवाज सुनकर एक झटके से पीछे पलटी और बड़े गौर से उसका चेहरा देखने लगी। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आशंका सत्य साबित हो रही है। नहीं नहीं भगवान, मेरी बेटी की जिंदगी मत बर्बाद करना। नीलिमा जी के मन में सैकड़ों सवाल सांप बनकर फन काट चुके थे और वो मन ही मन भगवान से अपनी बेटी के भविष्य के लिए प्रार्थना कर रही थी। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। राज की बात सुनकर मानो उनकी तंद्रा टूटी और वे सवालिया नजरों से अपने दामाद को देखने लगी। पायल की हालत कुछ ठीक नहीं है। शादी के बाद पहले ही दिन से उसने मुझसे दूरियां बनाए रखी। यही नहीं, वह रातों को अक्सर चीखने लगती है। मेरे पिता और भाइयों को देखकर भी वह बुरी तरह घबरा जाती है। उसकी परेशानी देखकर हमने उसे दिल्ली के सबसे बड़े मनोचिकित्सक से उसका इलाज कराया और उसके बाद जो भी बातें सामने आई वो बहुत ही विभत्स है। इतना कहकर राज ने सारी बातें बता दी और कहा, पायल के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और सिर्फ परिवार की इज्जत बचाने के लिए आपने दोषियों को यूं ही छोड़ दिया। अगर दोषियों को सजा हो जाती तो शायद आज उसके मन पर इतना बड़ा बोझ नहीं होता। इधर अपने दामाद की बात सुनकर नीलिमा मानो सातवें आसमान से गिरी। उनकी आशंका सत्य साबित हुई। वह घबराकर अपने दामाद के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली, इसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है दामाद जी। अरे अरे, ये आप क्या कर रही है? ऐसा कहते हुए राज ने उन्हें उठाया और बड़े अफसोस के साथ बोला, लेकिन मम्मी जी, जब ये सारी बातें मेरे परिवार वालों को भी पता चल चुकी है, अब मेरी मम्मी हर हाल में ये रिश्ता तोड़ना चाहती है और इसीलिए उन्होंने पायल को मायके भेज दिया है। अपने दामाद की बात सुनकर तो नीलिमा जी को ऐसा लगा मानो काटो तो खून नहीं। वह रो पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, इसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है। उसे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। वह तो पहले ही समाज की सताई हुई एक दुखियारी है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। आगे क्या होगा यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे पायल को यहीं छोड़कर जाना होगा। राज ने अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहा। उसे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वह भी क्या करता। फिलहाल तो अपनी माँ की जिद के आगे वह भी मजबूर था। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, अचानक से एक बड़े जोरों की आवाज़ हुई। जैसे ही वह घबराकर पीछे की ओर पलटा तो उसने देखा कि राकेश जी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर चुके थे। शायद उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। राज अपने ससुर को इस तरह जमीन पर गिरा देखकर बुरी तरह घबरा गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे। राज बेटे, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो या फिर इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो, इनकी तबीयत खराब हो रही है। नीलिमा जी अपने पति की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। तब तक शोर सुनकर पायल भी बाहर आ चुकी थी। राकेश जी के सीने में बहुत जोरों का दर्द हो रहा था। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उन्होंने डूबती नज़रों से अपनी बेटी की ओर देखा और पूरी ताकत लगाकर टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया आज, और मुझे पता भी नहीं। पायल की माँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारे मायके जाने की जिद की वजह से मेरी बेटी के साथ ये हुआ। जिंदगी तबाह हो गई। मैं तुम्हारे परिवार वालों को नहीं छोड़ूंगा, कभी ना ना ना।
देखिए, भगवान के लिए आप चुप हो जाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बोलने से और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। नीलिमा जी ने रोते हुए अपने पति से कहा। तब तक राज गाड़ी लेकर आया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राकेश जी का कमजोर दिल अपनी बेटी की बर्बादी की गाथा और नहीं सुन सका और वह चिर निद्रा में सो गया। देखते ही देखते पल भर में उनकी दुनिया उजड़ गई थी। पायल के ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नीलिमा जी तो पागलों की तरह अपने पति के मृत शरीर को देख रही थी। पल भर में क्या से क्या हो गया था। इधर राज भी मन ही मन बहुत दुखी था। अपने ससुर के मौत का जिम्मेदार वह खुद को ही समझ रहा था। यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए राज ने कुछ दिनों तक यहाँ रुक जाना ही उचित समझा। उधर उसकी माँ के बार बार फोन आ रहे थे। तंग आकर राज ने अपनी माँ से कहा, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन कम से कम इंसानियत के नाते तो मुझे मेरा काम दीजिए। अब तो मुझे सिखाएगा कि इंसानियत क्या होती है। अरे उन्होंने हमारे साथ जैसा धोखा किया, भगवान ने उन्हें उसी बात की सज़ा दी है। मैं कहती हूँ जब हमारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुझे वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है। तू तो जल्द से जल्द वापस लौट के आ। राज ने जब अपनी माँ की कड़कती आवाज़ को सुना तो उसने फ़ोन काट दिया और अपने पिता को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। राज के पिता ने उसे हौसला देते हुए कहा, तूने जो किया बहुत ठीक किया। अब जब तक राकेश जी का श्राद्ध कर्म संपन्न नहीं होता तब तक तुम्हें वहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है और दामाद होने के नाते यही उचित बनता है कि तुम सारे कर्म करो। मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेकर आने की कोशिश करता हूँ। अपने पिता की बात सुनकर राज के दिल को बहुत तसल्ली मिली, लेकिन तभी पायल ने सामने आकर राज के हाथों से फ़ोन ले लिया और पथराई नज़रों से उसे देखते हुए बोली, आपको तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने तो मुझसे अपनी पत्नी होने का अधिकार भी छीन लिया है, फिर किस नाते आप मेरे पिता का श्राद्ध कर्म करेंगे। अपनी दुर्भाग्यशाली किस्मत को मैं घुट घुट कर जीते हुए झेल ही रही थी, लेकिन आपने मेरी सच्चाई मेरे घर वालों को बताकर बहुत बड़ी भूल की। मेरे पिता के मृत्यु के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप अपने घर लौट जाए। उसकी बात सुनकर राज खामोश रह गया। वह तो खुद ही एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहाँ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। वैसे भी पायल ने कुछ गलत नहीं कहा था। राज ने अपने निगाहें नीची कर ली और अंदर कमरे में चला गया। राकेश जी के श्राद्ध कर्म से संपन्न होने के बाद राज वापस अपने घर चला गया और यहाँ पायल अपनी माँ के साथ अपनी दुर्भाग्यशाली किस्मत के मार को झेलते हुए पत्थर सी हो चुकी थी। पिता की मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन उसे मजबूत भी बना दिया था। अब इसे डॉक्टर शिल्पी की दवाइयों का असर कहे या पिता की मौत का झटका, वो अब जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार थी। नीलिमा जी एक और जहां अपने पति की मौत से टूट चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अपनी बेटी की बर्बादी का कारण भी वह खुद को मानती थी। काश वह अपनी बेटी को अपने साथ अपने मायके लेकर जाती ही नहीं, लेकिन भला वह बेचारी भी इस बात को कहाँ जानती थी कि इतने वर्षों के बाद भी वे दरिंदे अपनी बदचलन बेटी को बातों को सच मानकर मन ही मन दुश्मनी पाल कर रखा होगा, जिसका बदला वह उसकी बेटी के साथ लेंगे। पायल अपनी माँ के मन की बात समझती थी,
लेकिन हालात उसके बस में नहीं थे। उसे अपने पिता के ऑफिस में ही उनके स्थान पर नौकरी मिल चुकी थी और इस तरह उसने अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने की कोशिश की। लेकिन उसका दिल हर वक्त खून के आंसू रोता। कभी कभी उसका दिल करता कि वह किसी पेशेवर हत्यारे को सुपारी देकर उन तीनों को जान से मरवा डाले, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरह मालूम थी, आज नहीं तो कल जब इस हत्या का कारण पुलिस वाले ढूंढ लेंगे तो जिस इज्जत को बचाने के लिए उसकी माँ ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया और उसके पिता ने अपना जीवन त्याग दिया, वह इज्जत नीलाम हो जाएगी। और अभी तो सिर्फ राज और उसके परिवार वालों ने उससे रिश्ता तोड़ा है, कल को सारी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। घर हो या बाहर उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है इस बात का फायदा ऑफिस में उसके सहकर्मी भी उठाने की कोशिश करे। और यही सोचकर पायल ने अपने होठों पर कभी न टूटने वाला ताला लगा लिया और अपनी जिंदा लाश को खुद ही ढोने लगी। दूसरी तरफ निक्की ने अपनी माँ से घर के आंगन में सोने की इजाज़त ले ली थी। वह बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे एक छोटे से कमरे में सारे भाई बहनों के साथ साथ अपने माँ बाप के साथ भी नहीं सोना पड़ेगा और वह हर रात अपने पिता का वैसी रूप नहीं देख पाएगी। आज निक्की ने अपने सारे भाई बहनों को खाना खिलाकर उन सब का भी कमरे में बिस्तर लगा दिया और फिर उसने अपनी चटाई और एक कथरी ली और जल्दी से आंगन में बिछा लिया। उसने अपने साथ छोटे भाई और एक छोटी बहन को भी सुला लिया था। गर्मियों के दिन थे, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आज निक्की बहुत खुश थी, वो बड़े सुकून के साथ बाहर सो रही थी। शायद इसीलिए उसे जल्दी ही गहरी नींद ने आ घेरा और वह सुनहरे सपनों में खो गई। काफ़ी रात हो चुकी थी। अचानक से निक्की की नींद खुल गई। उसे अपने सीने पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने अपने नींद से बोझिल आंखें खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो घबरा कर उठने की कोशिश की, लेकिन इसमें वह नाकाम रही। वह बुरी तरह डर गई थी। उसने कमरे में सोई अपनी माँ को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। वह घबरा कर आंखें खोलती है। उसने अपनी माँ को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। आंगन में अंधेरा था। बाहर सड़क पर जल रही लाइट से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसकी आंखें जब अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हुई तो उसने देखा कि पिता शराब के नशे में धुत के सीने पर हाथ फेरते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। बड़े प्यार से अपनी बेटी को उठाते रहे। क्या रे, तू अकेली आंगन में क्यों सो रही है? देखो कितने ढेर सारे मच्छर हैं, बाहर गर्मी भी बहुत है। चल कमरे के अंदर पंखे में सो जा। उनकी जबान में जितनी मिठास थी उतनी ही तेजी से उनके हाथ अपनी बेटी के कोमल वक्ष पर घूम रहे थे। एक तो शराब का नशा पहले ही नारी देह की जरूरत महसूस करा रहा था, ऐसे में बेटी के कोमल शरीर पर हाथ फिराते फिराते उन पर धीरे धीरे हैवानियत हावी होने लगी। पहले तो नींद में निक्की ने सोचा कि उसके पिता उसे प्यार से उठा रहे हैं, लेकिन उनके हाथों की बढ़ती हरकत ने धीरे धीरे उसे तकलीफ पहुंचानी शुरू कर दी। भय के मारे उसका गला इतना सूख रहा था कि वह अपनी माँ को भी आवाज़ नहीं दे पा रही थी, लेकिन शायद नियति को उस पर दया आ गई थी और अचानक अंदर से उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ निक्की, बाहर कौन है? तेरे बापू आए हैं क्या? निक्की के पिता अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर सचेत हो गए और लड़खड़ाते हुए सीधे खड़े होने की कोशिश करने लगे।
अब तक उनकी पत्नी भी कमरे से उठकर बाहर आ गई थी और उन्हें ढूंढते हुए कड़वे शब्दों में कहा, इतनी रात गए भी घर आने की क्या ज़रूरत है? जहाँ पी रहे थे वहीं सो जाते। मैंने घर में कदम रखा नहीं कि तुम्हारी किचकिच शुरू हो जाती है, इसीलिए तो मैं घर नहीं आना चाहता हूँ। और यह क्या, तूने इस बच्ची को आंगन में क्यों सुला रखा है? नशे में झूमते हुए निक्की के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, अगर यह आंगन में सो गई तो कौन सी आफत आ गई? चुपचाप आकर तुम भी सो जाओ, वरना सारे मोहल्ले की नींद खराब होगी। निक्की की मां ने अपने पति को लताड़ते हुए कमरे में लेकर चली गई। निक्की के पिता नशे में धुत जरूर थे, लेकिन उनके हाथों में अभी भी निक्की के कोमल अंगों को छूने का एहसास बाकी था। उन्होंने एक बार पलटकर निक्की की ओर देखा और उस बेचारी ने घबराकर चादर से अपना चेहरा ढक लिया। डर के मारे वो कांप रही थी। कमरे के अंदर से उसे अपने माता पिता के नोक-झोंक की आवाज़ें आ रही थी। निक्की समझ गई कि हमेशा की तरह उसके पिता उसकी मां पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े होंगे, बगैर इस बात की परवाह किए हुए कि कुछ ही दिनों के बाद वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। यहाँ कम से कम माँ तो है जो उसकी रक्षा कर सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि अभी अभी जो उसने अपने पिता की आंखों में हैवानियत देखी है, क्या उसकी माँ अब घर में भी उसे बचा सकेगी? इन्हीं ख्यालों में डूबती उतरती कब वह सो गई, उसे पता भी नहीं चला। अरे ओ महारानी जी, सोती ही रहेगी या अब उठेगी भी? सारे काम पड़े हुए हैं, अब उठेगी भी या मैं झाड़ू से आकर तुझे उठाऊं? मीठे सपनों में खोई निक्की के कानों में जब अपनी माँ के इतने कड़वे स्वर पड़े तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। सचमुच दिन चढ़ आया था। रोज तो उसके उठने से पहले उसकी माँ चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दिया करती थी, लेकिन आज माँ भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। निक्की मन ही मन में ऐसा सोचती हुई जल्दी से उठ बैठी। साथ में सोए भाइयों को उठाया और बिस्तर समेटकर कमरे में रख आई। आगे क्या होगा पायल और निक्की की जिंदगी में, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।